स्वामी प्रसाद मौर्य भावना आहत गिरोह के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, चाहे वो रामचरितमानस का मसला हो और उसके बाद भी आपने देखा होगा। लेकिन अपने बयानों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। बाबा लोगों ने इनकी सुपारी भी दी है, लेकिन तब भी डरते नहीं और लगातार बेबाकी से अपने बयान दर्ज कराते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के एक बड़े नाम हैं, अभी समाजवादी पार्टी में हैं। लेकिन आजकल मौर्य साहब पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट के पुराने तेवर में कांशीराम जी की ट्रेनिंग है और उस समय 4 दशक हो गए तकरीबन, उसकी ट्रेनिंग है और लगातार बोल रहे हैं एक एक्टिविस्ट के तौर पर और अपने बयान पर कायम है। फिलहाल जो मसला है वो एकेडमिक मसला है, एनसीईआरटी के करिकुलम को लेकर है। क्या है मसला, इस एपिसोड में चर्चा करने वाला। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आजकल स्कूल से लेकर और विश्वविद्यालयों तक सिलेबस चेंज किया जा रहा है। कहीं हिंदू अध्ययन केंद्र खोला जा रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी उद्घाटन हुआ है। सिलेबस में मिथक कथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि एजुकेशन का मतलब साइंटिफिक सोच का विस्तार था। एनसीईआरटी ने अभी सिलेबस में रामायण और महाभारत डाला है। उसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की एक टिप्पणी है, क्रिटिक है। क्या सरकार देना चाहती है चीर हरण को बढ़ावा? एनसीईआरटी क्या चीर हरण को बढ़ावा दे रही है? रामायण और महाभारत पढ़ाना चीड़ हरण को बढ़ावा देना है। ये तमाम मसले हैं जिसपे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं के पास लिए चलता हूँ। लगातार इस देश में जितने जुल्म-सितम हो रहे हैं, दलित और पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो दमन की कार्रवाई हो रही है, लगातार उस पर आवाज उठा रहे हैं। इस बार इन्होंने रामायण और महाभारत को पढ़ाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम मनोहर, जय भीम। कैसे हैं सर? ठीक है, फाइन। तो बाबा लोग आजकल फिर फोन वोन आ रहा है कि नहीं? मुझे भी बोले भावना आहत का आप चैंपियन हो गए हैं और अब हम लोग जी मैं तो जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय, धर्म के नाम पर शोषण, जाति के नाम पर गाली, नीच अधम होने का दंश लंबे अरसे से झेल रहा हूं। मैं जी तो सम्मान स्वाभिमान के साथ अपने पूरे समूचे समाज को खड़ा करने की कोशिश में हूं। जो भारतीय संविधान भी इस बात की मान्यता देता है, अनुच्छेद 51 जे के तहत, कि हमें ढोंग ढकोसले पाखंड अंधविश्वास से बाहर आकर के वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को तैयार करना है। हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और अगर हमारी सकारात्मक इस गतिविधि से किसी को भावना को चोट पहुंचती है तो शायद उनकी भावना इतनी नाजुक है कि सदियों से हम पर जनजातीय अत्याचार करते रहे, उनकी भावना को कोई कष्ट नहीं हुआ। हम केवल उस जनजातीय अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई ये जनजातीय अत्याचार मत करो। गाली देना धर्म नहीं है, नीच और अधम धर्म की परिभाषा में नहीं आता है। हम पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान हैं, हमें अपमानित करने से आपको क्या मिलना है? इससे अगर उनकी भावना आहत होती है तो हम समझते हैं उनकी सोच की बलिहारी है। मैं किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों साल से जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, हम उस पर मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात, अभी अभी एनसीईआरटी ने रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रमों में शामिल करने का सुझाव सरकार को भेजा है। स्वाभाविक रूप से आज पूरे देश में वैसे ही जाति आधार पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं पर जनजातीय अत्याचार उत्पीड़न बढ़ा है। दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों पर पेशाब कर देना, मलमूत्र का लेपन करना, तरह तरीके से
उनको प्रताड़ित करना, उनके साथ सतोला व्यवहार करना, महिलाओं के साथ बलात्कार कर हत्या कर देना, लाश को टुकड़ों में बांट करके उन्हें अपमानित करना, यहां तक कि डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में भी हमारी छात्राएं सम्मान स्वाभिमान के साथ अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पाती। आए गए दिन उन्हें भी अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। नतीजा बड़े पैमाने पर हमारी प्रतिभाशाली छात्राओं को सुसाइड तक करना पड़ता है। और रामायण और महाभारत इस बात को दर्शाता है कि वही रामायण और महाभारत काल था जब सीता, शूर्पणखा, द्रौपदी जैसी महादेवियों को भी क्रमशः अग्नि परीक्षा देने के बाद भी परित्याग का दंड झेलना पड़ा। वैवाहिक प्रस्ताव देने पर नाक कान काटने की स्थिति आई और भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण होता है। तो क्या सरकार फिर से महिलाओं पर जनजाति अत्याचार को बढ़ावा देना चाहती है? यही नहीं, ये वही रामायण महाभारत काल है जब शंभू का सर काटा जाता था, एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था। तो क्या सरकार फिर से शंभू का सर काटा जाए, एकलव्य का अंगूठा काटा जाए, इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है? और रामायण महाभारत की कहानी तो एक ही है। एक ने भाई भाई को आपस में लड़ाया और दूसरे ने भाइयों के समूह को दूसरे भाइयों के समूह से लड़ाया। तो डिवाइड एंड रूल जो काम कभी अंग्रेज जिस फार्मूले पर चल करके इस देश पर सैकड़ों साल राज किए, वही काम रामायण महाभारत काल में भी हुआ था। और एनसीईआरटी ने यह भी कहा कि हम देश के हीरो को, देश के नायकों को पाठ्यक्रम में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने सुझाव भी दिया, अगर सही मायने में देश के हीरो के चरित्र, उनके आदर्श, त्याग, बलिदान, शहादत को आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें एक से बढ़कर के एक हमारे नायक रहे हैं जो वर्तमान भारत के राष्ट्र निर्माता भी रहे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी, और यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ हमारे तमाम वो अमरवीर सपूत शहीद जो हुए, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, वीर उधम सिंह जैसे महापुरुषों के चरित्र को पाठ्यक्रमों में शामिल कर पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि देश की आजादी के लिए इनका संघर्ष था, त्याग था, शहादत थी, कुर्बानियां थी। ऐसे हीरो को यदि आप आने वाली पीढ़ी के सामने परोसेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी भावी पीढ़ी भी गौरवान्वित होगी कि हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष इस चरित्र के थे जिनका लोहा पूरा दुनिया मानता था। तो स्वाभाविक रूप से अगर हमारे इस सुझाव पर किसी की भावना आहत होती है तो स्वाभाविक रूप से आहत भावना वालों से हमारी निवेदन है कि मुट्ठी भर लोगों की भावनाएं 90% लोगों की भावनाओं पर
भारी कैसे पड़ सकती है? अगर मुट्ठी भर लोगों की भावना भावना है तो 90% लोगों की भावना भावना है। आप 90% लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब आपको भावना का याद नहीं रहता है। और जब आपकी भावना पर बात आती है तो आप तिल का ताड़ बना करके छोटी सी बात को हंगामे के रूप में बदल देते हैं। यह उचित नहीं है। यद्यपि इसके बावजूद ये सुझाव मैंने राष्ट्रहित में दिए हैं, किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं। मौर्य साहब, बाबा लोग की तो आजकल मौज है। वो प्रयागराज में एक बाबा है, वो हमको भी बोले हैं कि पैर पे टांग के 1-1 इंच रोज काटेंगे और आपके ऊपर भी कितना 25 करोड़ पहुंचा है सुपारी। उन पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब जब भाजपा की सरकार है, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से बाबाओं के तो बल्ले बल्ले होगा ही। एक बहुत सीधी कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब बाबा जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से बाबा लोगों का बाल बांका कौन कर सकता है? वो कुछ भी कहे, साथ खून भी कर दे तो माफ। अभी तो उन्होंने केवल सिर काटने की धमकी दी, गोली मारने की धमकी दी, किसी ने तलवार लहरा करके सर कलम करने की बात की, तो किसी ने 50 करोड़ 51 करोड़ मुझे मारने के लिए दिया, किसी ने नाक कान हाथ काटने की बात दी, किसी ने जीभ काटने की बात की, तो उनके लिए सब माफ। अगर कहीं भूल से भी ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य से निकल गई होती तो अब तक सैकड़ों मुकदमे हो गए होते। लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा इस प्रकार की धमकी देने वाले लोग खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ऊपर हमारे लोग बैठे हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए बेअंदाज होकर क्यों बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं डरता इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं इस देश के 90% वो लोग जो सदियों से उत्पीड़न का शिकार हुए, इस देश की समस्त महिलाएं, समस्त आदिवासी दलित पिछड़े, जिनको धर्म के नाम पर नीच में भी नीच कह करके अपमानित किया गया, जाति से शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहा गया, जिनको गुण ज्ञान प्रवीणा होने के बावजूद भी अपमानित करने के लिए प्रेरित किया गया, और यहां तक कि तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। नारी शूद्रो न अधीयताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ऐसा भी कभी इनका सूक्त वाक्य हुआ करता था। ये तो हम अपने महापुरुषों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे सामाजिक क्रांति के तमाम महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले जी के रूप में सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारा नागरू, संत गाडगे, महामना रामसु वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव, शहीद जगदेव कुशवाहा, मानवर कांशी राम साहब, आज महापुरुषों की बदौलत आज सदियों से पीड़ित, प्रताड़ित, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे चल पड़ा है। इसलिए भावना आहत गैंग को इस बात की तकलीफ है कि आज जिसे हम
कूड़ा करकट समझते थे, जिन्हें हम कीड़े मकोड़े समझ करके पैरों तले रौंदा करते थे, जिन्हें हम गुलाम बना करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा किए थे, आज वो समाज हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली होकर के बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रहा है, बड़ी तेजी के साथ ऊंचाइयों को छू रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनको जलन इस बात की है कि आज हमारे इस अभियान से कहीं उनका धंधा ना बंद हो जाए, कहीं उनकी रोजी रोटी पे आंच ना आए, धर्म की आड़ में जनता लोग जो दे रहे हैं वो देना ना बंद कर दे, चढ़ावा ना बंद कर दे। इससे ज्यादा दुखी है, हमारी बात से उनकी भावना कम हत हो रही है, अंदर अंदर उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाए इस बात का डर, दान दक्षिणा चढ़ावा ना बंद हो जाए, बंद ना हो जाए इस बात का डर, उनके धंधे पर कहीं आंच ना आए इस बात का डर ज्यादा सता रहा है। इसीलिए इनकी किसी भी धमकी का असर मुझ पर आता है, क्योंकि मकसद हमारा इनकी भावना आहत करना नहीं, बल्कि जिनकी भावना आहत हुई है उस पर मलहम लगाना है। एक बात है कि आपके ऊपर करोड़ों का सब सुपारी देता है। एक ईडी इनकम टैक्स को भी चिट्ठी लिख दीजिए कि बाबाओं की जांच होगी, पैसा कहाँ से आया इधर। बहरहाल आजकल हलाल का भी मसला उत्तर प्रदेश में काफी, कभी कब्रिस्तान, शमशान, कभी प्रयागराज से और इलाहाबाद से प्रयागराज, आजकल कुछ मुद्दा नहीं मिला है तो चुनाव के समय अब हलाल वाला मसला आ गया है। तो इस एपिसोड को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी देखिए, जब जब चुनाव नजदीक आता है, जी, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर, हिंदू मुसलमान को दो फाट में बांटकर अपनी घिनौनी राजनीति करने का कार्ड चलती है। आज लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए हलाल मैन्युफैक्चरिंग का हवाला देकर फिर से हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इनका यह कार्ड चलने वाला इसलिए नहीं है कि आज इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े जो अभी धर्म के नाम पर दीवाने होकर भाजपा के साथ खड़े थे, आज कहीं न कहीं उनका सम्मान स्वाभिमान जगा है। उन्होंने इनकी हकीकत को देखी है कि वोट देने के लिए तो हम हिंदू थे, लेकिन वोट देने के बाद हम इनके लिए गैर हो गए। आज अब हिंदू नहीं रह गए। अगर आज भी हिंदू रहते तो यह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर तलवार नहीं चलाते। भारतीय संविधान प्रदत्त SC, ST, OBC का जो आरक्षण है, जिस तरीके से भाजपा के लोग उसे शून्य कर रहे हैं, निष्प्रभावी कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उससे SC, ST, OBC के लोग काफी सजग और सावधान हुए हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग आज संविधान को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ के नारे के साथ आज कहीं न कहीं सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मजबूत मन बनाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं। इसलिए अब इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलने वाला है। मौर्य साहब, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, 40 साल तकरीबन, मैं समझता हूँ 40 साल हो गए होंगे। 40 साल, हाँ, स्वाभाविक रूप से हो गए। हाँ, और हमारी जो जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ा राजनीति, सोशल जस्टिस की,
जो एकेडमिक सवाल आपने उठाया है रामायण महाभारत को लेके, मैं एकेडमिक सवाल ही समझता हूँ उसको। क्या हमारे राजनीति में ये एकेडमिक विमर्श के लिए कोई चर्चा कभी होती है कि हम लोग को एकेडमिक्स में भी इंस्टीट्यूशंस में काम करना चाहिए, एकेडमिक से बात होनी चाहिए? इसमें कोई चर्चा होती है राजनीति गलियारों में? इस मतलब सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स में? नहीं, आजकल तो चर्चा इस पर भी हो रही है कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी शिक्षा का औद्योगिकरण कर रही है, शिक्षा को महंगी बना रही है, स्वाभाविक रूप से यह गरीब के बच्चों को पढ़ने लिखने से रोकने की एक घिनौनी साजिश है। आज सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है कि मोची का बेटा मोची हो, लोहार का बेटा लोहार हो, कुहार का बेटा कुहार हो, बढ़ई का बेटा बढ़ई हो, सब्जी बेचने वाला का बेटा सब्जी बेचने वाला हो, दूध दही बेचने वाले का बेटा दूध दही बेचने वाला हो। आज ये नहीं चाहते कि गुरहु कतवारू सुमारू और मंगरू के घर में भी पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जज हो, और साथ ही साथ वहां भी वैज्ञानिक बन के निकले, एडवोकेट बन के निकले, ये नहीं चाहते। इसीलिए उनके शिक्षा के दरवाजे कैसे बंद किए जाए, उसका सरल तरीका इन्होंने निकाला कि शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि गांव का गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा चाहते हुए भी अपने बेटी और बेटे को न पढ़ा सके। नतीजा होगा कि मजबूरी में उसको अपने पैतृक व्यवसाय की ओर जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आज इस पर मनन चल रहा है, चिंतन हो रहा है कि किस तरीके से, अभी तक तो इनका घोषित एजेंडा था नारी शूद्रो न दीयताम, अब इनका अघोषित एजेंडा चल रहा है कि इस देश की महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गांव के गरीबों को पढ़ने से रोका जाए। और इसीलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, शिक्षा का औद्योगिकीकरण किया जा रहा है। शिक्षा जबकि हमारे मौलिक अधिकार में आती है, सबको शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब वो ज्यादा से ज्यादा सुलभ और सस्ती हो, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा महंगी करके शिक्षा के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज एकेडमिक चर्चा हो रही है और यह कहीं ना कहीं सत्ता के विदाई का मुख्य कारण भी बनेगा। सांप्रदायिकरण भी हो रहा है शिक्षा का, कम्युनल एजेंडा भी चल रहा है शिक्षा का। हाँ, दोनों साथ साथ चल रहा है, कम्युनल एजेंडा भी चल रहा है, महंगी शिक्षा भी की जा रही है। आज इनके आदर्श भी नाथूराम गोडसे जैसे हैं, वीर सावरकर जैसे हैं, रामायण महाभारत जैसे हैं, जिसमें हमेशा जब भी इनका वर्चस्व रहा है तो शंभू का कभी सर काटा गया, कभी एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वहां भी इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इनको शिक्षा से वंचित किया गया था। वही परिस्थितियां आज भी पैदा की जा रही। मौर्य साहब, आखिरी सवाल, आपके ऊपर बहुत धमकियां दी जा रही है, सुपारी भी दी जा रही है, तमाम मुकदमे भी हो रहे हैं। फर्ज कीजिए कि अगली सरकार आपकी जब हुई उत्तर प्रदेश में, 29 की बात कर रहा हूं, तो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, कुल मिलाकर के मैंने न्यायपालिका में भी जाकर के कोशिश की है न्याय पाने की। प्रकरण अभी लंबित है, क्या होगा जी, वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि साधु संत के वेश में ये सारे के सारे खूंखार भेड़िए जो आतंकवादी भाषा बोल रहे हैं, इनका असली चेहरा जनता के बीच में जरूर आ रहा है जी। और असली चेहरा इनका जनता के बीच में आ जाए तो इस पर भी हमारी जीत होगी। हम इसको अपना विजय मानते हैं।
कि इन आतंकवादियों को, जिसे हम साधु संत सन्यासी धर्माचार्य मानते थे, सही मायने में इनका असल रूप आतंकवादियों का है, जो एक एक करके इनके मुंह से ही उसका खुलासा होता जा रहा है। बाबरी मस्जिद के समय नेताजी ने एक्शन लिया था, मुलायम सिंह यादव जी ने, बाबरी मस्जिद के समय। जी, वो पॉलिटिकल विल पावर आने वाले समय में दिखेगा क्या? स्वाभाविक रूप से नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का वो बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने संविधान बचाने के लिए जिस तरीके से तत्कालीन बाबरी मस्जिद को गिराने का दुस्साहस करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, वो अपने आप में साहसिक पहल थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, वो केवल बाबरी मस्जिद नहीं बचाने का प्रयास था, बल्कि संविधान बचाने का प्रयास था। तो स्वाभाविक रूप से जब हम पूरे प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हैं, तो हम जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ जाते हैं। हम पूरे प्रदेश और देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। दायरा हमारा उसमें संकीर्ण नहीं होना चाहिए, सोच हमारा विस्तृत होना चाहिए। और नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने उस खुले सोच को दर्शाया है कि हम संविधान की रक्षा के लिए किसी हद तक आगे जा सकते हैं। उनका कदम स्वागत योग्य भी है, ऐतिहासिक भी है, साहसिक भी है, और आने वाले जो भी हमारे राजनीतिक हैं उनके लिए मार्गदर्शन का भी काम करेगा। चलिए, शुक्रिया सर। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं। अपनी बात पर कायम रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एनसीईआरटी ने जो रिकमेंडेशन किया है, उसके ऊपर इन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि शिक्षा का मतलब वैज्ञानिक चेतना का प्रसार है और अंधविश्वास फैलाना नहीं है। वीडियो पूरा देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ। शुक्रिया सर, थैंक यू, जय भीम। ओके।